बायनोमियल थ्योरम की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बायनोमियल कोएफिशिएंट्स डिफाइन किए थे और द नोटेशन वाज दिस। तो यहाँ पर n कोई सा होल नंबर है, n इज अ होल नंबर, r इज अ नेचुरल नंबर, सॉरी n इज अ नेचुरल नंबर, r इज अ होल नंबर and r is at most n। ठीक है, तो इसको हमने कैसे रीड किया था, n चूज r या NCR। ओके, और इसकी ऑल्टरनेट नोटेशन है ये। एंड डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन वाज n choose r is the number of ways of choosing r objects out of n given objects। मोर फॉर्मली हमने देखा था दिस इज सेम एज द नंबर ऑफ दोज सबसेट्स ऑफ एन अ गिवन n एलिमेंट सेट। मे बी इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ दोज सबसेट्स ऑफ अ गिवन n एलिमेंट सेट विच हैव साइज r। तो ये सारी बातें पिछली बार हुई थी और हमने देखा था कि ये जो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं ये नेचुरली अकर करते हैं सर्टेन सिचुएशंस में। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि n साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें कितनी डायगोनल्स होती हैं वो इन कोएफिशिएंट्स की मदद से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज का जो लेक्चर है इसका उद्देश्य है कि इसका जनरल फार्मूला डिराइव करना। हमने पिछली बार फार्मूला स्टेट किया था, हम रीस्टेट करेंगे और फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या था? अगेन, फॉर एनी natural number n and whole number r with this constraint, n choose r is equal to this quantity, n factorial divided by the product of r factorial and n minus r factorial. So where recall, what is n factorial? N factorial is the product of the first n natural numbers and 0 factorial by convention is 1। ठीक है, तो वाई इज दिस ट्रू, ये हम आज समझना चाहते हैं। ओके, तो जो जनरल फॉर्मूला है उसे डिराइव करने के पहले जो प्रूफ आइडिया है उसको एक स्पेशल एग्जाम्पल में समझते हैं, जिसमें कि हम बस 4 चूज 2 की बात करेंगे। 4 चूज 2 तो हम डायरेक्टली हाथ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रूट फोर्स तरीके से, जैसे कि हमने 5 चूज 2 किया था पिछले लेक्चर में। पर इसको हम उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जो जनरल प्रूफ में काम आएगा। ठीक है, तो 4 चूज 2 का मतलब क्या होता है? अगर 4 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इमेजिन दे आर टॉफीज, 4 टॉफीज रखी हैं और मुझे 2 टॉफी अपने जेब में रखने की परमिशन है, तो कितने मेरे पास चॉइसेस हैं? तो यहाँ मैटर नहीं करता किस ऑर्डर में मैंने वो टॉफीज पिक करी, बस यही मैटर करता है कौन सी 2 पिक करी, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। पर 4 चूज 2 जो अनऑर्डर्ड चीज़ों को काउंट करने का जो नंबर है उसको करने के पहले हम ऑर्डर्ड को ही काउंट करेंगे। उसका रीज़न है वो धीरे धीरे समझ में आएगा प्रूफ की जब कंप्लीशन हो रही होगी। तो पहले हम ये गिनेंगे कि कितने ऑर्डर्ड सिलेक्शंस हैं 2 ऑब्जेक्ट्स के आउट ऑफ 4 गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको एक बार साइड में कर देता हूँ सो दैट आसानी होगी। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास थे, ये 4 ऑब्जेक्ट्स, और इसमें से मुझे 2 ऑर्डर में पिक करने हैं एक बार के लिए। सॉरी, तो कितने ऑर्डर्ड तरीके हैं इनको पिक करने के? तो मैं पहले इनमें से कोई एक पिक करूंगा और फिर उसके बाद जो बचे 3 होंगे उनमें से कोई एक पिक करूंगा। तो जो पहला मैं पिक करूंगा या तो मैं वो 1 पिक करूंगा या वो 2 होगा या 3 या 4। तो ये 4 ब्रांचेस मैंने इसे बना दी, राइट। तो फॉर इंस्टेंस इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग मैंने पहला ऑब्जेक्ट ये ले लिया, अब मुझे दूसरा लेना है। तो जो मैं ले चुका हूँ वो मैं दोबारा तो ले नहीं सकता, वो तो अब अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से फिर मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज और आएंगी, विच इज़ कि मैं दूसरा ऑब्जेक्ट 2 ले सकता हूँ या दूसरा ऑब्जेक्ट 3 ले सकता हूँ या दूसरा ऑब्जेक्ट 4 ले सकता हूँ। इस केस में मेरे पास फिर से 3 पॉसिबिलिटीज होंगी,
इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट में 1 ले सकता हूं या 3 या 4, 2 दोबारा से नहीं ले सकता, एंड सो ऑन। तो जो ट्री अब डेवलप होगा वो ऐसा दिखेगा। तो अगर इस ट्री की किसी भी ब्रांच में मैं चला जाऊं तो मुझे मेरी ऑर्डर्ड सिलेक्शन मिल जाएगी। फॉर इंस्टेंस ये ब्रांच क्या बोल रही है कि पहले मैंने 2 पिक किया और फिर 4 किया। तो जितनी यहां पे ब्रांचेस हैं टोटल, वो है नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ गिवन 4 ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर, जहां ऑर्डर मैटर करता है। तो वो हुई कितनी? पहले ये ट्री 4 भागों में ब्रांच हुआ और उसके बाद हर ब्रांच 3 और ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। तो जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हुई वो ही 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 12। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो 12 चॉइसेस हैं, बट जब ऑर्डर मैटर करता है, जब ऑर्डर मैटर करता है तो 12 चॉइसेस हैं। जब ऑर्डर नहीं मैटर करता है तो ऑब्वियसली इससे कम होंगी, पर कितनी कम होंगी ये हम समझना चाह रहे हैं। तो ये जितनी भी ऑर्डर चॉइसेस हैं उनको मैंने अलग से लिख लिया। तो इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग पहला सिलेक्शन वाज 1, दूसरा वाज 2। इस ब्रांच में पहला सिलेक्शन वाज 1, दूसरा 3। इस ब्रांच में पहला 1, दूसरा 4 एंड सो ऑन। ऐसे सारे 12 जो ऑर्डर चॉइसेस हैं वो मैंने यहाँ पे नीले रंग में लिख दिए हैं। पर जब अनऑर्डर्ड करेंगे तो ये और ये एक ही बात है। तो जो अनऑर्डर्ड चॉइसेस गिनने का तरीका है वो ये है कि पहले ऑर्डर्ड वाले गिन लो और फिर वो देखो कि कितने ऑर्डर्ड वाले अनऑर्डर्ड में सेम देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर्ड चॉइस और ये ऑर्डर्ड चॉइस आर एक्चुअली द सेम अनऑर्डर्ड चॉइस। तो ये दोनों मिल करके एक ही चॉइस है। एक्चुअली ये दिखने में 2 लग रही है पर ये है एक ही चॉइस। तो ये दोनों मिल करके एक ही हमको अनऑर्डर्ड सिलेक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली 1 3 लो या 3 1 लो, एक ही बात है। तो ये मिल करके हमें एक ही सिलेक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली 1 4 और 4 1 में कोई फर्क नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये मैंने कंप्लीट किया हुआ है। 1 2 एंड 2 1 अनऑर्डर्ड में ये बन जाता है। अब लिखेंगे तो ऑर्डर्ड ही लिख पाएंगे, तो अगर बहुत ही प्रिसाइसली लिखना है तो ऐसे लिखना चाहिए, बट वो मैंने नहीं किया अपनी, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर्ड वाले हैं इनमें 2 मिलकर के एक बना रहे हैं। ये 2 मिलकर के एक हो गए, फिर सिमिलरली ये 2 मिलकर के एक हो गए, एंड सो ऑन। तो यहां पर जितने थे उसके आधे यहां पर हैं। तो जो एक्चुअल आंसर होगा वो हो जाएगा 12, जो कि ऑर्डर थे, पर वो घट करके 6 ही रह गए क्योंकि यहां पे 2 मिलकर के एक बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है रीजनिंग टू अंडरस्टैंड 4 चूज 2। सिमिलरली हम 5 चूज 2 को इसी तरीके से समझ सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे चुनने हैं। पहले मैं ऑर्डर में उन्हें चुनूंगा, देखूंगा कि कितने हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी इधर 1 और 2 और 3 और 4 और 5। फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला 4 भाग में ब्रांच हो जाएगा, ये भी 4 में ब्रांच हो जाएगा, एंड सो ऑन। 1 में चूज कर चुका हूं तो यहाँ पे 1 नहीं दिखेगा। 2 में चूज कर चुका हूं तो यहाँ पे 2 नहीं दिखेगा, एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो गई? क्लियरली द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इज, पहले ये 5 भाग में बटी, फिर हर एक ब्रांच 4 में बटी, तो 20। टोटल ये 20 हो गई। पर फिर वही बात है कि ये तो ऑर्डर्ड सिलेक्शंस 20 हुए, पर जब ऑर्डर को हम भूल जाएंगे तो फिर से वही कि यहाँ पे ये दोनों मिलकर के एक्चुअली एक ही अनऑर्डर्ड चॉइस दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर के एक ही अनऑर्डर्ड चॉइस दे रहे हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं उसके आधे हैं जो हम काउंट करना चाहते हैं 5 चूज 2 में। तो 5 चूज 2 आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10, जो कि हमने ब्रूट फोर्स से पिछली बार देखा था। यही आइडिया है जिसको हम जनरल में एक्सटेंड करेंगे। तो प्रूफ फॉर द जनरल केस,
तो हमारे पास n ऑब्जेक्ट का एक सेट है x, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और पहले हम गिनेंगे कि या तो हम निकालना क्या चाहते हैं, हम n चूज r का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। n चूज r यानी कि अनऑर्डर्ड तरीके से अगर r ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं n गिवन ऑब्जेक्ट में तो कितने हुए, तो पहले हम ऑर्डर्ड तरीके से अगर चुने तो कितने हुए वो गिनते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए पूरा एक डब्बा है जिसमें सारे ऑर्डर्ड टपल्स लिखे हुए हैं, तो कितने होंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट चुनने के मेरे पास कितने तरीके हैं, n तरीके हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे n। एक बार मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट चुन लिया तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट चुन सकता हूँ वो कितने तरीके से होगा, वो n-1 तरीके से होगा, क्योंकि 1 तो मैं चूज कर चुका हूँ, वो दोबारा नहीं चूज कर सकता। तो ये वाला जो नोड है ये ब्रांच हो जाएगा n-1 उसमें, n-1 ब्रांचेस में। फर्दर फिर ये जो कोई सी भी नोड यहाँ पे उठा लें वो कितने में ब्रांच हो जाएगी, n-2 में, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स तो पिक हो गए, ये वाला पिक हो गया और ये भी पिक हो गया, तो ये n-2 में ब्रांच हो जाएगी। तो ये ब्रांचिंग r स्टेप्स में होगी। सो जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो इस ट्री में बनेंगी वो होगी, फर्स्ट n में ब्रांच हुआ, फिर n-1 में ब्रांच हुआ, फिर n-2 में ब्रांच हुआ एंड सो ऑन, उसके बाद इतने में ब्रांच हुआ। So these are the total number of branches in this tree that we developed, और वो वही नंबर है जो कि ऑर्डर्ड सिलेक्शंस काउंट कर रहा है। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स ऑर्डर्ड तरीके से अगर चुनेंगे तो वो ये नंबर आएगा। पर अब अनऑर्डर्ड में कितने होंगे, तो कोई सा भी ऑर्डर्ड सिलेक्शन यहाँ लिखा है, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्डर्ड सिलेक्शन जो लिखा होगा यहाँ पे वो होगा 1, 2 से लेकर के r, राइट। कोई और सा भी ऑर्डर्ड सिलेक्शन में लिख सकता हूँ 2, 3, 4 से लेके r+1, ये भी एक ऑर्डर्ड सिलेक्शन। ऐसे बहुत सारे यहाँ लिखे हुए हैं, पर एक बार इस पे फोकस करते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट वाला है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे सिंपलेस्ट वाला हम देखें कि कितनों के साथ मिल करके एक ही अनऑर्डर्ड देता है, हम बस ये समझना चाहते हैं। तो ये कितनों के साथ मिल करके एक ही चीज़ देगा। नोट दैट यहाँ पे मैं किन्हीं भी दो की पोजीशन अगर स्विच कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 को अगर 1 से रिप्लेस कर देता हूँ और 1 को 2 से, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो 1, 2, 3 एक लाइन में सजे हुए थे, पर मैंने क्या किया, 2 और 1 की पोजीशन चेंज कर दी। ऑर्डर्ड में ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, बट जब अनऑर्डर्ड करेंगे तो सेम ही दिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं कुछ भी इन आर चीज़ों को कैसे भी शफल करूं, ऑर्डर्ड में अलग अलग दिखेंगे पर अनऑर्डर्ड में सेम दिखेंगे। तो कितने इसके कजिन्स यहाँ बैठे हुए हैं, कितने इसके शफल्ड वर्जन्स यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। और मेरा पॉइंट है कि द नंबर ऑफ शफल्स ऑफ दिस थिंग इज r फैक्टोरियल। सो हियर इज अ स्मॉल lemma or whatever. So the number of ways of arranging r objects in a row is r factorial. तो ये क्यों है, ये भी वही ट्री वाले आइडिया से। इनफैक्ट दिस इज एज गुड एज सेइंग कि मेरे पास r ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं ऑर्डर्ड तरीके से, तो कितने तरीके हुए। पर इसको हम डायरेक्टली आर्ग्यू कर देते हैं, कई तरीके हैं इसको समझने के। पर अब क्या है कि मेरे पास ये r स्लॉट्स हैं, ठीक है, और हर स्लॉट में मुझे एक ऑब्जेक्ट रखना है। मेरे पास r ऑब्जेक्ट्स हैं, r स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट में एक ऑब्जेक्ट जाएगा। तो पहले स्लॉट में मेरे पास r चॉइसेस हुई, वही ट्री वाले आइडिया से बात कर रहे हैं। पहले स्लॉट में मैं कोई सा भी r में से कोई सा भी एक डाल सकता हूँ ऑब्जेक्ट। पर दूसरे स्लॉट में फिर अब ये मेरे पास हर एक नोड के लिए r-1 चॉइसेस हैं, क्योंकि पहले स्लॉट में मैंने जो ऑब्जेक्ट डाल दिया अब तो मैं उसे रीयूज़ नहीं कर सकता। तो दूसरे स्लॉट के लिए मेरे पास अब r-1 चॉइसेस हैं। अब जब दूसरे स्लॉट में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो अब मैंने 2 ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिए हैं, तो तीसरे स्लॉट के लिए मेरे पास r-2 चॉइसेस हैं। और इस तरह से हर बार ये ट्री ब्रांच होता जाएगा। फर्स्ट ब्रांच में r, मतलब फर्स्ट बाइफर्केशन में r ब्रांचेस थी,
फिर r-1, फिर r-2 और करते करते फिर लास्ट में एक ही ब्रांच, और इन सब का प्रोडक्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, सो देयरफॉर यू हैव r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो हमें n चूज r मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट एक अनऑर्डर्ड चीज तो देता है, पर उसकी हर शफलिंग भी सेम अनऑर्डर्ड चीज देती है। तो हर एक एलिमेंट यहाँ पे टोटल मिला करके उसके कह लें कि r फैक्टोरियल कजिन्स हैं। वो खुद का तो कजिन है ही, वो टोटल मिला के r फैक्टोरियल चीज़ों का कजिन है, और ये सब एक ही अनऑर्डर्ड एलिमेंट देते हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है ये r फैक्टोरियल के साइज के बैग्स में पार्टीशन हो जाएगी। तो इसका जो भी साइज है उसको r फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो n चूज r मिल जाएगा। देयरफॉर n चूज r इज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग r थिंग्स इन ऑर्डर आउट ऑफ एन एलिमेंट, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया ट्री बना करके, वो ये नंबर है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो ये चीज़ समझ में आनी ज़रूरी है। ठीक है, ये जितना मैं समझा सकता था मैंने प्रयास कर लिया, पर जितना समय इसमें देना पड़े दें इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये n चूज r आ गया, पर इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को मसाज करते हैं। ऊपर हम n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो न्यूमरेटर है, ये जो चीज़ है ये n फैक्टोरियल है। एक्सरसाइज न्यूमरेटर इज n फैक्टोरियल and denominator is the product of n r factorial and n minus r factorial, और यही हमने फॉर्मूला क्लेम किया था। ठीक है, तो वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला, और अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल्स देखते हैं और फिर एक जेई एडवांस का सवाल। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो थोड़ा सा एग्जांपल्स कंप्यूट कर लेते हैं। तो 6 चूज 0 इज, ये तो मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ, दिस इज 1, 6 चूज 1 इज 6, 6 चूज 2 लिख लेते हैं। 6 चूज 2 इज व्हाट, बाय द फॉर्मूला दिस इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट, विच इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 टाइम्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। जस्ट फैक्टोरियल की डेफिनेशन मैंने यूज़ कर ली। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस पार्ट कैंसल्स आउट, देयरफॉर व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 30/2 विच इज़ 15। कोई माथा पच्ची नहीं करनी पड़ी। 6 में से 2 ऑब्जेक्ट चुनने हो तो अनऑर्डर्ड तरीके से अगर चुनेंगे तो 15 चॉइसेस हैं। 6 choose 3. 6 choose 3 is 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial. Just direct application of formula. Again, factorial की definition. ये वाला पार्ट कैंसिल, और यहाँ पर 3 times 2 मिलकर के 6 को कैंसिल, so this gives me 20. And this is exercise, and I'll just directly write the answer. This is equal to 15, this is 6 and this is 1. So ये सब exercise है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी दिख रहा है 1 6 15 20 15 6 1। तो ये सिमेट्रिक है, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, और ये और ये बराबर है। एक जनरल बात है जो कि आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, लास्ट में जेई का एक सवाल। तो अगर ये गिवन है फॉर सम इंटीजर n एंड सम r के कोई पॉजिटिव नंबर है, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो एज यूजुअल यू आर एनकरेज टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस योरसेल्फ बिफोर लुकिंग एट माय वर्किंग। तो देखते हैं। तो कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। सो वी हैव n-1 चूज r इज इक्वल टू k² - 3
times n choose r plus 1, which implies, formula use कर रहा हूँ, this is equal to k square minus 3 times n factorial r plus 1 factorial times n minus r minus 1 factorial. पर ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो सेम ही है, और this implies 1 is equal to k square minus 3 divided by r plus 1. So what happened here? n minus 1 factorial और n factorial को cancel out करेंगे तो यहाँ पे n बच जाएगा, और r factorial और r plus 1 factorial को cancel out करेंगे तो यहाँ पे r plus 1 बच जाएगा. बस वही किया है, लेफ्ट साइड में 1 आएगा. तो what we get is r plus 1 divided by n plus 3 is equal to k square, right? And now since यहाँ पे n minus 1 choose r लिखा हुआ है, what we know is, we know कि r is at most n minus 1, right? जब n choose r लिखा है तो उसका मतलब ही हो गया कि this thing cannot exceed that thing. और सिमिलरली यहाँ से जो इनइक्वालिटी आएगी वो यही आ जाएगी, ठीक है? और r इज ऑफ कोर्स एटलीस्ट 0, तो r इज एटलीस्ट 0, बट सेम गोज फॉर r प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे r प्लस 1 लिखा हुआ है, तो r प्लस 1 इज एटलीस्ट 0. वहाँ पे हम नेगेटिव नंबर की बात नहीं करेंगे. r प्लस 1 इज एटलीस्ट 0, r इज एट मोस्ट, तो या सो दिस इज इन फैक्ट बेटर वुड बी r इज एटलीस्ट 0. तो यही ज़्यादा अच्छी इनइक्वालिटी है, क्योंकि अगर r इज एटलीस्ट 0 देन ऑफ कोर्स r प्लस 1 इज एटलीस्ट 0. तो ठीक है, तो ये हमारी r की रेंज हो गई. तो इससे हमें मिला कि r प्लस 1 इज एट मोस्ट n, ठीक है? तो हमारे पास क्या रेंज आएगी? सो देयरफॉर k स्क्वायर इज एट मोस्ट 1 plus 3 and at least 3. ये 0 नहीं हो सकता, पर फिर भी assume n is very large, तो फिर ये 3 के बहुत क्लोज हो जाएगा. तो ये जो लिखा है ये ट्रू है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ. तो लेट मी रिवाइंड. हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब क्योंकि r प्लस 1 इज एट मोस्ट n, जो कि हमने यहाँ पे देखा, तो ये जो क्वांटिटी है ये 4 से बड़ी नहीं हो सकती. सो देयरफॉर k स्क्वायर इज एट मोस्ट 4, और ये क्वांटिटी 3 से डेफिनेटली बड़ी है, राइट? ये क्वांटिटी इनफैक्ट ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये जो पूरी चीज़ है 3 से तो बड़ी डेफिनेटली है, स्ट्रिक्टली बड़ी है, क्योंकि r प्लस 1 इज पॉजिटिव. r बीइंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, r प्लस 1 इज पॉजिटिव. बट फिर भी मैंने उसको ऐसे लिखा है, आई हैवंट रिटन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. सो देयरफॉर इनफैक्ट मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लिख ही देता हूँ, क्योंकि आई हैव आर्ग्यूड कि वो स्ट्रिक्ट है. सो दिस इम्प्लाइज सिंस k इज पॉजिटिव दैट k इज इन दिस इंटरवल. सो आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस दिस इज द बेस्ट पॉसिबल. क्यों बेस्ट पॉसिबल बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इस इंटरवल की सारी वैल्यूज़ k अचीव करे. इनफैक्ट नहीं करेगा, राइट? k केवल फाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ ही ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, ठीक है? वंस यू फिक्स एन n, k कैन टेक ओनली फाइनाइटली मैनी वैल्यूज़, एंड इफ़ यू इवन वेरी n, तो भी वो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ अवेलेबल है सबको नहीं अचीव कर पाएगा. Anyway, so the best possible option is the option D, and that is the correct answer. ठीक है, all right. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.